तो मैम आपकी परमिशन से मैं हमारे इस क्लास लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जिसको मैं आने वाले वक्त में शेयर करके चलूँगा आपके रिवीजन के लिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी तैयारी करने के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके सर। नहीं सर। ठीक है मैम। तो देखिए, हमने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था, कल हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया था और इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया था। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि वो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गए थे। अब आप उनके नोट्स बनाओगे और आप मुझे उनका टेस्ट भी देकर चलोगे। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक कवर अप कर लिया था? लास्ट हमारा क्या था? ये सेविंग्स और टैक्स इन्वेस्टमेंट है ना? डिडक्शन। ये तो हो गया था हमारा फैक्टर्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट। हाँ। ठीक है, और इसके अंदर ये था हमारे पास टिकट साइजिंग, ये हमने कर लिया था। सेफ्टी लिक्विडिटी रिटर्न्स भी कर लिया था। कन्वीनियंस और टिकट साइज ये हमारा यस। हो गया था। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ये भी हमारा हो गया था। और टैक्स डिडक्शन हो गया था। ये स्टार्ट करना है हम लोगों ने डिफरेंट एसेट क्लासेस। देखो मैम, कल हम लोगों ने जब डिस्कस करना शुरू किया था, तो मैंने ही आपको बताया था कि देखो, जब कभी आप किसी डिफरेंट एसेट क्लास के बारे में बात करते हो, तो डिफरेंट एसेट क्लास का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करने समय आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब ये अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं? तो देखो, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एक सोने की चेन खरीदनी है और मान लो 5 साल के बाद खरीदनी है। लेकिन अगर आप 5 लोग मिल जाते हो, तो ये सोने की चेन आप आज भी खरीद सकते हो, है ना? तो रादर देन इसके, और अगले साल आप 5 लोग मिलकर एक और सोने की चेन खरीद लोगे, फिर आप एक और खरीद लोगे, फिर एक और, फिर एक और। तो 5 साल में 5 सोने की चेन, मतलब हर आदमी के पास एक सोने की चेन बड़े आराम से आ जाएगी। हो। ये बात आपकी समझ में आ गई थी, है ना? अब यस। म्यूचुअल फंड भी कुछ इसी तरीके से काम करके चलते हैं। म्यूचुअल फंड की भी एक कोशिश होती है कि एक ही जगह पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप अकेले वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो कुछ लोगों का पूल बन जाता है। मतलब कि धीरे धीरे, मतलब एक म्यूचुअल फंड एक स्कीम निकालता है और उस स्कीम के तहत जो भी उसके एक ट्रस्ट बनता है और उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी आप लोग होते हो, मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं। उस ट्रस्ट के पास जो भी पैसा आता है, ट्रस्ट उस पैसे को स्कीम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर कर चलता है। और जो भी रिटर्न निकल कर आती है, वो एज इट इज़ उन सारे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हाँ, ट्रस्ट को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी ट्रस्ट के अपने खर्चे होते हैं, ट्रस्ट उसमें से वो खर्चे काट लेता है। ये बात आपकी समझ में आती है ना? यस। तो डिफरेंट एसेट क्लास का मतलब है डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसे समझा के चलेंगे कि अगर कोई इंसान खुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएगा, तो सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट के बारे में जो सोचता है, वो होती है आपकी रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट का मतलब है कि मतलब प्रॉपर्टी, है ना? अब प्रॉपर्टी में क्या होगा आपके पास में, भाई लोग अपना मकान खरीदना चाहते हैं। अब लोग ये मकान सोचते हैं कि जिस घर के अंदर मैं मकान, जिस मकान को मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ, उस मकान को मतलब किराए की जगह मैं एक काम करता हूँ, मकान खरीद लेता हूँ और मैं उसमें रहना शुरू कर देता हूँ। देखो, मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझना कि लोग यस जनरली सर। ऐसा करते हैं कि अपना किराया बचाने के लिए एक मकान खरीद लेते हैं और उसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं, है ना? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसको थोड़ा समझो कि यहाँ पर आपने अपने खर्चे को कम करने की कोशिश की है, पर ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना? क्यों नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट? क्योंकि देखो, आप उस मकान को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब यस। आपको ऐसा तो है नहीं कि आप उस मकान को बेच दोगे महंगा होते ही और खुद सस्ते मकान में रहना शुरू कर दोगे। ऐसा तो नहीं करोगे आप, है ना? तो ये क्या है कि मकान को खरीदना एक तरीके का आपका एक्सपेंस है। और इसमें जो भी आपने मतलब मकान को परचेज किया है, तो जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा आप दे के चल रहे हो, मतलब जो आप एक्स्ट्रा ब्याज देकर चलोगे, तो वो भी क्या होगा? आपका एक्सपेंस होगा। लेकिन यही अगर आप प्रॉपर्टी को परचेज करते और आप इसको किराए पर चढ़ा देते, मतलब इसी प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदते और किराए पर चढ़ा देते, तब ये आपकी एक्सपेंस न कहलाकर आपकी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट कहलाता। बात यस। समझे आप? क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपकी बन जाती। इन्वेस्टमेंट का एक ही मतलब निकल कर आता है, हर वो चीज जो हमें पैसा कमाकर दे सकती हो, है ना? यस। यस सर। तो देखो, अब हमसे कहते हैं कि अब आपके पास में देखो बताते हैं कि अगर आप इस मकान को खरीदते और खरीदने के बाद अगर आप इस मकान को बेच देते, तो आप उससे सस्ते मकान में जाते। तो अगर आप सस्ते मकान में जाते, तो आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर काफी बड़ा फर्क पड़ता, है ना? अच्छा, यस। अब हमारे पास में रियल एस्टेट में मतलब प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती हैं? तो देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, मतलब रेजिडेंशियल स्टेट के अंदर, मतलब घर वगैरह लेके चलते हैं, इसमें रहेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं, मतलब लैंड खरीदते हैं। और कुछ लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मतलब दुकान वगैरह खरीदते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें बताई इन्होंने। तो एक तो हो गया रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल का मतलब जिसमें आप खुद रह सकते हो। एक हो गया आपके पास में लैंड, ये खेती की जमीन भी हो सकती है, ये प्लॉट भी हो सकता है ना? हो सकता और है। यस सर। कॉमर्शियल रियल एस्टेट मतलब आपने कोई दुकान परचेज कर ली या कोई आपने ऑफिस खरीद लिया, तो ये क्या हो गया? आपका कॉमर्शियल हो गया, जिसे आप रेंट पर भी दे सकते हो और खुद भी आप इसे यूज कर सकते हो, है ना? कर। जैसे कोई किसी यस। ने लिया और उसने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, तो ये क्या है? उसने कॉमर्शियल यूज के लिए लिया, है ना?
यस सर। अच्छा, अब हमारे पास में आता है कि जब कभी आप मकान के बारे में बात करते हो तो आप ये समझो कि आपके पास जो कमी होती है वो समझ की कमी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जमीन खरीद तो लेते हैं पर उस जमीन को खरीदने के बाद ना वो फंस जाते हैं, वो जमीन को बेच नहीं पाते, है ना। तो यहाँ पर क्या है यस सर। कि जमीन खरीदने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है लोकेशन की, है ना। क्योंकि जमीन यस। जमीन किस चीज पर डिपेंड करती है, भी लोकेशन कैसी है। ठीक है। तो सबसे पहले यस। आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके चल रहा है तो उसको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप ये बताते हो कि देखो यार, अगर तुम खुद से जमीन खरीदने के लिए जाओगे तो पहली बात तो ये आपके पास में अच्छी लोकेशन तुम्हें मिलेगी तो महंगी मिलेगी, और अच्छी लोकेशन भी तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, हो सकता है तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, है ना। तो ये पहली चीज आती है आपके पास लोकेशन की। अब आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू अगर जमीन देखने जाओगे तो वो तो आपको हर लोकेशन की खासियतें आपको गिना देगा और आपको लगेगा कि हाँ ये तो सबसे अच्छी जमीन है। पर जब आप उसमें रहना शुरू करते हो तब आपको उसकी कमियां दिखाई देती हैं, तब आपको लगता है कि इसकी लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है। क्लियर। यस। ठीक है। अब देखो मैम, नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास, जो रियल एस्टेट होती है वो इलिक्विड होती है। इलिक्विड का मतलब जमीन को खरीदना आसान है पर बेचने में बहुत झंझट होते हैं, मतलब बड़ा मुश्किल है। अच्छा, फिर आपके पास में ये एक डिविजिबल एसेट नहीं है। डिविजिबल एसेट का मतलब हो गया, जैसे सपोज करो आपके पास 30 ग्राम गोल्ड है तो आप उसमें से 20 ग्राम बेच सकते हो, 10 ग्राम अपने पास बचा के रख लोगे। पर जमीन के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने एक प्लॉट लिया तो अब ऐसा नहीं कि आप उसका एक हिस्सा बेच दोगे बाकी का हिस्सा अपने पास में रख लोगे, मतलब आप उसे टुकड़ों में नहीं बेच सकते आप जमीन को, है ना। तो यहाँ पर यस। हम कहेंगे तीन चीजें हमारे को पता चलेंगी। पहली बात तो लोकेशन, दूसरी चीज हो गई कि ये इलिक्विड है। इलिक्विड का मतलब होता है कि इसे बेचना आसान नहीं होता, उसे इलिक्विड बोलते हैं। लिक्विड का मतलब जिसको बेचना आसान है, और इलिक्विड का मतलब जिसको बेचना आसान नहीं है, मतलब मुश्किल है। अच्छा, फिर आपके पास में नॉट ए डिविजिबल एसेट। नॉट ए डिविजिबल एसेट का मतलब हो गया कि आप इसके टुकड़े करके इसको नहीं बेच सकते आप, है ना। क्लियर है मैम। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहते हैं कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि मतलब कि हम रियल एस्टेट को फाइनेंशियल फॉर्म में परचेज कर लें। आप कहोगे हाँ ऐसा पॉसिबल है, मतलब कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपसे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट कर कर चलते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर, या फिर गवर्नमेंट अगर आपके पास में कोई रोड या कोई टोल टैक्स वगैरह बनाती है तो उस वहां पर भी पैसा इन्वेस्ट कर कर चलते हैं। और उसमें वो आपको सेम तरीके से, जैसे कि आप प्रॉपर्टी लेते हो तो किराया मिलता है, तो वो भी उन प्रॉपर्टीज को अगर किराए पर उठाते हैं म्यूचुअल फंड तो उसका किराया भी आपको दे के चलते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज को सस्ता खरीद कर महंगा बेचते हो तो वो भी, अगर प्रॉपर्टीज को सस्ता खरीद कर महंगा बेचते हैं तो उसके बेनिफिट आपको देकर चलते हैं। तो आप बताओगे कि अपने क्लाइंट को कि हाँ ऐसे भी म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर कर चलते हैं। ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और ये लैंड भी हो सकती है। ठीक है। यस। अच्छा, इस तरीके के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा है कैपिटल का एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब हम लोगों ने कल भी सीखा था कि कैपिटल का बढ़ना। एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ना, मतलब कैपिटल का बढ़ना, मतलब कैपिटल का एप्रिसिएशन। तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करके चलते हो तो पहली चीज है आपकी कैपिटल एप्रिशिएट होती है। फिर इसके अलावा ये आपको करंट इनकम भी जनरेट कर कर देता है, मतलब आपको रेंट की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आपको इनकम भी देकर चलता है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। यस। अच्छा, अब आपके पास में आती है कि जब कभी आप रियल एस्टेट की बात करते हो, रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी की बात करते हो, तो उसमें क्या होता है आपको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में लोगे तो। हमने दो चीज़ें सीखी कि अगर आप एक प्रॉपर्टीज वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपकी फाइनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड ने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है। ठीक है। तो बस बेसिकली क्या है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी समझ के हिसाब से लोकेशन छाट रहे हैं, आपको ये चॉइस नहीं है कि आप जाओ जाके लोकेशन ढूंढ लो, आप ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो रियल एस्टेट के अगर आप खुद खरीदते हो तो आपको ब्रोकरेज के चार्जेस देने पड़ते हैं, आपको रजिस्ट्री के चार्जेस देने पड़ते हैं, और ये सब भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और जब आप इन्हें बेचने जाते हो तब भी आपको रजिस्ट्री के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। यस। तो देखो, अब इसके अलावा आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करोगे तो आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपके पास में टैक्सेस है वो भी आपको देने पड़ते हैं, है ना। तो एक यस। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम बन जाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई। यस। ठीक है। तो पहली चीज हमने सीखी वो थी प्रॉपर्टी। अब अगली चीज हमारे पास में आती है, उसका नाम है कॉमोडिटी। अब कॉमोडिटी में क्या होता है, देखो कॉमोडिटी में हो गया जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था कि लोग प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना या सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट करना, ये हो गया कॉमोडिटी में पैसा इन्वेस्ट करना। पर देखो केवल यही कॉमोडिटीज नहीं है, कॉमोडिटीज और भी होती हैं। जैसे एग्रीकल्चर की कॉमोडिटीज भी होती हैं, स्पाइसेस भी कॉमोडिटीज है, पेट्रोल भी कॉमोडिटी है, डीजल भी कॉमोडिटी है,
क्रूड ऑयल जो मतलब जिससे आप पेट्रोल या डीजल बनाते हो, वो भी क्या है, आपकी एक तरीके की कॉमोडिटी है commodities. ना। आप उसको खरीद के Yes, sir. आप उसे बेच भी सकते हो। देखिए ना, अब क्या है कि आपको बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि यार कॉमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना आसान है, तो देखो हम ये बताएंगे कि देखो अगर आप कॉमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो। अब आप इनमें कॉमोडिटीज में क्यों इन्वेस्ट करके चलोगे, देखो मैं समझाता हूँ। Hmm. ये ना आपको मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके पास में केवल आपसे पूछा जाएगा, तो इसके आपको ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि कॉमोडिटी के ना फ्यूचर्स होते हैं। ये आपके मतलब जो हस्बैंड है उनको पता होगा कि कॉमोडिटीज़ के ना फ्यूचर्स होते हैं। अब ये फ्यूचर क्या होते हैं, मतलब फ्यूचर एक तरीके के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको आप आज खरीदते हो और एक समय के बाद आपको उनको बेचना कंपलसरी होता है, मतलब आपको उन्हें बेचना ही बेचना है। मतलब जैसे कि आपने गोल्ड खरीद लिया और उसे 4-5 साल तक आप खरीद के रखोगे, पर अगर आप गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे तो आपको उसको 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको खरीदा है तो बेचना पड़ेगा। ऐसी जिस बंदे ने गोल्ड आपको का कॉन्ट्रैक्ट आपको बेचा होगा तो उसको खरीदना भी पड़ेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके अंदर ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता। अब जैसे कि आप मकान खरीदना चाहते हो, और आप जब कोई मकान खरीदते हो तो आप एक क्या करते हो, एक कागज़ तैयार करवा लेते हो कि मैं 6 महीने में आपको सारा पैसा दे दूंगा। करवाते हो नहीं करवाते हो? Yes, sir. तो अगर आप करवाते. 6 महीने में सारा पैसा नहीं दे पाए तो क्या होगा कि एक एक अमाउंट होता है आपका, इतना अमाउंट आपका ब्लॉक कर लेंगे, बाकी पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। जैसे बयाना जो होता है वो रख लेगा वो प्रॉपर्टी वाला बंदा, और बाकी की पेमेंट आपको वापस हो जाएगी, है ना। ऐसे ही कुछ होता है। Yes. तो बेसिकली क्या होता है कि आप इतने बड़े मकान को एक 50,000 का या 1 लाख रुपए का बयाना देकर परचेज कर सकते हो आप, मतलब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप उसके साथ कर सकते हो। ऐसी कॉमोडिटीज में भी होता है कि आप एक छोटा सा अमाउंट पे करते हो और आप एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप कॉमोडिटी का ले सकते हो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने बेचना ही बेचना है। ऐसी कोई आपको एक छोटा सा बयाना आपसे लेकर इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको बेच भी सकता है। तो हम ये कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये कहलाते हैं लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिसके अंदर आप एक लेवरेज का मतलब हो गया कि आप थोड़ा सा अमाउंट पे कर रहे हो और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप बाय कर लेते हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। Yes, sir. वेरी गुड। आज तो आप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अब हमसे कहते हैं कि मतलब हमारे पास नॉर्मली ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास में ना शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब जनरली बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। अब जैसे आप किसी का मकान कहोगे भैया 50,000 रुपए का बयाना कर लो, 5 साल के बाद पेमेंट कर देंगे, तो क्या वो करेगा? नहीं, sir. नहीं करेगा। अब ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये लंबे पीरियड के लिए नहीं होते, ये शॉर्ट पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, मतलब कॉमोडिटीज के लिए। ठीक है मैम। Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि करेंसी जो होती है ना, करेंसी जैसे करेंसी क्या हो गया, डॉलर हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, जब डॉलर सस्ता होता है तो उसे खरीद लेते हैं और फिर बाद में डॉलर को बेच देते हैं। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि ठीक है यार, थोड़े अमाउंट के लिए थोड़ा सा पैसा तो आप रख सकते हो, पर आप ऐसे नहीं कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आप डॉलर में करोगे, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आप डॉलर में नहीं कर सकते। नहीं कर तो क्या सकते. होता है कि ना गवर्नमेंट ने डॉलर के भी कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले होते हैं, ऐसे मतलब इसी तरीके के जैसे गोल्ड के निकाले, सिल्वर के निकाले, क्रूड के निकाले, मतलब पेट्रोल के निकाले। तो ऐसे उसने छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले होते हैं जिन्हें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हो आप, ठीक है। तो ये क्या होता है, करेंसी के भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो करेंसी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके पास में ना, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी लोग चाहें तो पैसे को इन्वेस्ट अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो करेंसी भी एक तरीके से क्या होगा आपके पास में, जैसे कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हो ऐसे आप करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, कर ठीक सकते है। हैं. Yes, sir. अच्छा, अब गोल्ड और सिल्वर क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब डिपेंड कर किस पे करते हैं, प्योरिटी पे करते हैं। अब आप किसी से गोल्ड खरीदने गए तो कई बार हो सकता है कि वो आपको झूठ बोल दे और गलत गोल्ड दे दे। लेकिन क्या है कि जब आप इसे एक फाइनेंशियल फॉर्म में खरीदोगे, मतलब आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। लेकिन अगर आपने मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे, जैसे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट ने निकाला, तो उसमें तो गारंटी है कि वो जो आपको रेट दे रहे हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड दे रहे हैं। तो प्योरिटी का सर्टिफिकेट आपके पास में होता है ना। Yes. क्लियर। अच्छा, तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से बोलोगे कि यार गोल्ड और सिल्वर को फिजिकल फॉर्म में ना खरीद कर पेपर की फॉर्म में खरीद लो, मतलब फाइनेंशियल फॉर्म में खरीदो। तो वो पूछेगा कि मैं क्यों खरीदूं, तो आप कहोगे यार उसमें ना प्योरिटी की गारंटी है, ठीक है। Guarantee. Yes, sir. तो ये ना देखो, ये चैप्टर को आप ना थोड़ा सा अगर आप ये सोचोगे कि आपने ये ना पढ़ के इसको पास होने के हिसाब से पढ़ना है, तो आप इसे कभी भी याद नहीं कर पाओगे, मतलब बड़ा बोरिंग सा लगेगा आपको। लेकिन आप ये सोचो कि आपको ये पता होना चाहिए, मतलब एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह आपको पता होना चाहिए कि जब कभी आप क्लाइंट से बात करो तो आप ये सारी नॉलेज आप उसको दे पाओ। तो जब आप इस तरीके से सोचोगे ना, तो जब आपसे वो पूछेगा तो आप उसे बहुत सारी बातें बता पाओगे, तो उसमें आपके साथ ही वो जुड़ना पसंद करेगा, ठीक है मैम। Yes, sir. अच्छा देखो, अब अगली चीज आती है हमारे पास फिक्स इनकम क्या होती है। अब फिक्स इनकम का मतलब हो गया कि जैसे क्या होता है कि कुछ बॉन्ड्स होते हैं। अब जैसे बॉन्ड का मैंने आपको मतलब बताया था, बॉन्ड का मतलब क्या है कि आपने मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगा दिया, मतलब जैसे कि आप गए आपने बैंक में पैसे रख दिए,
और बैंक में वैसे फिक्स डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक आपको क्या देता है, एफडी का सर्टिफिकेट देता है नहीं देता है? देते हैं सर। तो बैंक ने आपको एफडी का एक सर्टिफिकेट दे दिया। इसी तरीके से क्या होता है, गवर्नमेंट के भी बॉन्ड होते हैं, कंपनी के भी बॉन्ड होते हैं। उनके अंदर आप कंपनी में पैसा देते हो और कंपनी आपको क्या देती है, एक बॉन्ड का सर्टिफिकेट दे देती है। अब बॉन्ड में क्या होता है, अब इसको ना बॉन्ड भी बोलते हैं और एक जगह पर इसको डिबेंचर भी बोलते हैं। अब इन दोनों का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैम, जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड का मतलब है कि आपने किसी को पैसा ब्याज पर दिया है। आप पैसा दोगे और वो बदले में क्या देगा, आपको ब्याज देगा। और यस एक 5 साल के यस बाद, 2 साल के बाद, मतलब एक अमाउंट आपका, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद वो ये पैसा आपको विविध ब्याज वापस कर देंगे। मतलब आपको ब्याज आता रहेगा और फिर आपका ये पैसा भी आपको वापस कर देंगे। 2 साल का बॉन्ड है, 3 साल का बॉन्ड है या 5 साल का बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड। तो देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि बॉन्ड क्या होता है। तो आप बताओगे बॉन्ड क्या है। बॉन्ड का मतलब है गवर्नमेंट के भी बॉन्ड, कॉर्पोरेट के भी बॉन्ड, कंपनी के भी बॉन्ड, जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और आपको क्या मिलता है, पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलता है। पीरियोडिक इंटरेस्ट का मतलब या तो 3 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब एक पीरियड के बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद आपको फिक्स इनकम मिलेगी, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा आपको। और आपको क्या मिलेगा, एक टाइम के बाद, मतलब 5 साल का बॉन्ड है तो 5 साल के बाद आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है मैम। यस सर। अच्छा, एक चीज होती है डिबेंचर। अब क्वेश्चन आता है कि भाई बॉन्ड में और डिबेंचर में फर्क बताओ, तो डिबेंचर का मतलब क्या है। तो देखो मैम, डिबेंचर का मतलब क्या होता है। देखो डिबेंचर का मतलब है कि आपने एक कंपनी के अंदर एक पैसा इन्वेस्ट किया और कंपनी आपको उस पैसे के बाद के साथ में, मतलब ब्याज तो देती है, पर एक टाइम के बाद आपको आपका पैसा वापस ना कर कर कुछ पैसा वापस कर देती है और कुछ आपको शेयर दे देती है अपने कंपनी के। यस ठीक है। तो डिबेंचर का मतलब होगा जिसमें पैसा बॉन्ड की तरह आपने इन्वेस्ट करोगे, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और एक टाइम के बाद कंपनी के शेयर भी मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है मैम। यस सर। अब बात आती है कि इन बॉन्ड को इशू कौन करता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो बॉन्ड किस किस के हो सकते हैं, ये बॉन्ड कंपनी के हो सकते हैं, ये बॉन्ड यूनियन गवर्नमेंट के हो सकते हैं, ये बॉन्ड स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, गवर्नमेंट ये के। बॉन्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हो सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी के, बैंक के हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के भी ये बॉन्ड हो सकते हैं। तो आपको ना ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि बॉन्ड किस किस के होते हैं, कंपनी के भी बॉन्ड, यूनियन गवर्नमेंट के भी बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट के भी बॉन्ड, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के भी बॉन्ड, बैंक के भी बॉन्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भी बॉन्ड और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के भी बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। यस सर। अच्छा, बॉन्ड क्या करते हैं, आपको बॉन्ड आपको देके चलते हैं, रेगुलर इंटरेस्ट आपको देते हैं, मतलब ब्याज आपको देके चलते हैं। तो इन्वेस्टर को क्या होता है, उससे इनकम होती है। भाई जब आपको ब्याज देके चलेंगे तो आपको इनकम होगी ना। तो इन्वेस्टर को क्या मिलेगी, एक इनकम मिलती है। तो ये बात आप समझाओगे, मतलब आप अपने क्लाइंट को ये बातें समझा कर चलोगे, आप आपकी फ्रेंड्स वगैरह को। अब एट द सेम टाइम, अगर आपने इस पैसे को, ध्यान समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेच्योरिटी तक आपने होल्ड करके चला, ठीक है, तो उस केस में जब ये ट्रांजेक्शन होगी तो आप इसे बेच भी सकते हो और उसमें कैपिटल गेन भी कमा सकते हो और कैपिटल लॉस भी हो सकता है आपको। मतलब जब आप इस बॉन्ड को बेचोगे तो क्या होगा कि आपको आपका, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ना इस बॉन्ड को बेच देते हैं। कैसे बेच देते हैं समझाता हूँ। जैसे सपोज करो, एक आपके पास में बॉन्ड लिया आपने, 5 लाख रुपए का बॉन्ड है। अब ये 5 लाख रुपए का बॉन्ड हर 3 महीने के बाद आपको, मान के चलो 1,000 रुपए आपको ब्याज दे के चल रहा है। 5 लाख रुपए की बॉन्ड हर 3 महीने के बाद आपको 1,000 रुपए का ब्याज देके चल रहा है, मतलब एक साल में 4,000 रुपए का आपको ब्याज भी मिल रहा है ना। यस यस। तो 10% के आसपास की कर ब्याज आपको साल का मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हर 3 महीने के बाद मिल रहा है। अब क्या होता है कि आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई। अब बॉन्ड कितने का है, 5 लाख का बॉन्ड है। पर ये जो 5 लाख का बॉन्ड है, ये मान लो 5 साल का बॉन्ड था, कि ये जो 5 लाख है आपको ब्याज तो मिलता रहेगा, पर ये 5 लाख आपको मिलेंगे 5 साल के बाद ही। अब आपको अचानक यस से सर। पैसे की जरूरत पड़ गई। आप अपने एक दोस्त के पास गए कि भैया हमारा ये बॉन्ड पेपर तुम रख लो, हमें 5 लाख रुपए दे दो। तो क्या वो आपको 5 लाख रुपए दे देगा? नहीं सर। वो कहेगा जाके मैं खुद ही बॉन्ड खरीद लूंगा। वो क्या बोलेगा, मैं बॉन्ड को खुद ही खरीद लूंगा, है ना। अब आप उससे यस। कहते हो कि भैया आप मेरे 5 लाख का बॉन्ड रख लो और आप मुझे 4.5 लाख रुपए दे दो। मैं जब आपके 4.5 लाख रुपए आपको वापस कर दूंगी तो मैं अपना बॉन्ड आपसे वापस ले जाऊंगी। और तब तक जो भी ब्याज आएगा वो ब्याज भी आपको मिलता रहेगा। तो वो आपसे ले लेगा, उसका नुकसान तो नहीं है। नहीं, नुकसान तो कोई नहीं, ले भाई लेगा। 4.5 लाख रुपए में उसे 5 लाख रुपए भी मिल रहे हैं और ब्याज भी मिल रहा है। यस मिल रहा है। तो फिर वो आपसे ले लेगा। तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा सर। आपको तो नुकसान नहीं हुआ, आपका तो ब्याज भी चला गया।
और आपको 5 लाख की चीज 4.5 लाख रुपए में देनी पड़ी हाँ, मेरा तो हो गया नुकसान। है ना। तो आपका नुकसान है, तो क्या होगा, आपकी कैपिटल का नुकसान हुआ उस केस में। तो कैपिटल गेन कब होता, अब गेन किसको हुआ, उस आदमी को जिसने 4.5 लाख का खरीदा और 5 लाख में बेचेगा, है ना। पूरे 5 लाख यस मिलेंगे तो उसका तो कैपिटल गेन हो गया और आपका कैपिटल लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया। क्लियर है मैम। यस सर। अब देखो हमारे पास आता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स क्या है आपके पास में, इक्विटी से सेफ होते हैं। इक्विटी का मतलब शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में तो आपको पता ही है, पैसा आपका मतलब रिस्क पर होता है, कभी भी डूब सकता है ना। तो यस। इक्विटी से सेफ होता है आपका बॉन्ड, पर इक्विटी से कम रिटर्न निकाल के देता है। तो जनरली क्या होता है आपके पास में, जो बॉन्ड होता है, अच्छे बॉन्ड जो होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं, मतलब उनके अंदर रिस्क ना के बराबर होता है, मतलब नहीं होता है अच्छे बॉन्ड्स के अंदर। तो उस हिसाब से क्या होता है, अब अच्छे बुरे की कैटेगरी होती होगी, तो बॉन्ड्स की भी क्या होती है, कैटेगरी होती है। डिपेंड किस पे करता है, उनको इशू कौन कर रहा है। अब गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू करा, तो गवर्नमेंट तो आपका पैसे लेके भाग नहीं जाएगी। नहीं। लेकिन अगर आपके आपकी कंपनी में आपने किसी कंपनी से बॉन्ड खरीदा, तो हो सकता है कंपनी डूब जाए। कंपनी डूब गई तो आपका पैसा कहाँ से आएगा, फिर तो नहीं आ पाएगा, नहीं आता। है ना। तो बस क्या होता है कि जो बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करके चलती है, वो बॉन्ड की मतलब वो बॉन्ड अच्छे बॉन्ड है। और जो जनरली कॉर्पोरेट वगैरह इशू करके चल रहे हैं, तो उनके अंदर रिस्क बना रहता है। तो बॉन्ड के भी आपके पास में टर्म्स होते हैं, कुछ बॉन्ड हो गए शॉर्ट टर्म के। तो पूछा जाएगा आपसे किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, तो आप बताओगे मेच्योरिटी डेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म के बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है, मीडियम टर्म के बॉन्ड भी होते हैं और लॉन्ग टर्म के बॉन्ड भी होते लॉन्ग हैं। तो टर्म। मतलब कि कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो 3 महीने 6 महीने 1 साल के बॉन्ड होंगे, कुछ बॉन्ड ऐसे होंगे जो 3 साल के 2-3 साल के बॉन्ड होंगे, कुछ सब बॉन्ड ऐसे होंगे जो 40-40 साल तक चलेंगे, है ना। यस। ये कहलाते हैं लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स। क्लियर हो गया आपको, हो। यस सर। पक्का समझ में आ रहा है आपको। यस सर। आ ठीक है जा भाई, रहा है। नहीं नहीं आपको सब आएगा, आप बेफिक्र रहो। मैं देखो मैं आपके ऊपर कभी बर्डन नहीं डालूंगा, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं अपनी क्लासेस खत्म करूं। मेरा मकसद है कि जो भी मैं पढ़ाऊं वो आपको बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, है ना। अच्छा यस देखो, सर। अब फिर हमारे पास में अगली एसेट क्लास आती है, इक्विटी की आती है, कि इक्विटी की भी एक एसेट क्लास होती है। अब इक्विटी का मतलब क्या हो गया, देखो मैंने आपको बताया था कि देखो, जब कभी भी आप किसी कंपनी के अंदर कोई भागीदारी करते हो, मतलब बिजनेस के ओनर बनते हो आप, तो जब कभी बिजनेस के अंदर कोई ओनरशिप लेने जाते हो, तो हम इसको बोलते हैं आपके पास में कि ये हम लोगों ने इक्विटी के अंदर एक पार्टनरशिप करी है, ठीक है। तो हम इक्विटी के अंदर क्या बनते हैं, पार्ट ओनर बनते हैं। तो जब कभी हम इक्विटी के अंदर एक पार्ट ओनर बनते हैं, तो हम इसको क्या बोल के चलते हैं आपके पास में, कि हमने इक्विटी ली है। जैसे कि किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदोगे आप, तो अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो आपका शेयर भी प्रॉफिट में जाएगा, नहीं जाएगा। हो जाएगा और अगर कंपनी को नुकसान होगा तो आपके शेयर का भी नुकसान होगा। सर। यस। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी, मतलब किसी कंपनी के अंदर आपकी पार्टनरशिप, ठीक है। अब पार्टनरशिप। हमसे कहते हैं कि यस। इसमें रिस्क किस चीज का होता है, जो पैसा आपने लगाया आपकी कैपिटल का रिस्क होता है। अब ये नहीं है कि मतलब कंपनी के अगर ओनर को पुलिस पकड़ के ले गई तो आपको भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं आपका होगा रिस्क सर। किस चीज का है, केवल आपकी कैपिटल का रिस्क होता है। रिस्क। तो अगर ओनर की जो अर्निंग है वो बढ़ेगी, तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, और ओनर बढ़ की जाएगी। अर्निंग अगर डूबेगी तो आपकी अर्निंग भी डूबेगी। समझ गया आप बात को। समझ गए सर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, इक्विटी है। अब देखो, अब हमारे पास में आता है, अब इक्विटी से हमें क्या क्या मिलता है। तो देखो, जब कभी आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके चलते हो, तो कंपनी क्या करती है, 3 चीजें आपको देके चलती है, समझना बात को। सबसे पहली चीज तो कंपनी आपको एक पार्टनरशिप देके चल रही है। अब इस पार्टनरशिप से क्या होगा, कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपकी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी, तो इससे आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आपकी कैपिटल। बढ़ेगी सर। अच्छा, बढ़ेगी दूसरी सर। चीज क्या होती है, कंपनी आपको कुछ कंपनी आपको बोनस भी देके चलती है ना। हम्म, हम्म, अच्छा, ये हो गया बोनस शेयर्स। और कई बार क्या होता है, कंपनी एक तीसरी चीज भी देके चलती है, उसको बोलते हैं प्रेफर्ड शेयर। प्रेफर्ड शेयर का मतलब क्या है, कि देखो अगर कंपनी ने नए शेयर निकाले, तो वो नए शेयर किसको देगी, नए आदमी को देगी या अपने पुराने पार्टनर को देगी। नए आदमी को। क्यों देगी नए आदमी को, पुराने पार्टनर को देगी। भाई आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में 4 लोग आपके साथ में पैसा लगाकर आपके बिजनेस में आए। अब अगर ये बिजनेस बड़ा करोगे और इसके साथ एक नया बिजनेस खोलना चाहोगे, तो आप अपने पुराने पार्टनर को मौका दोगे, नए पार्टनर को मौका दोगे आप। पुराने पार्टनर को दोगी तो सर। इसीलिए तो कंपनी क्या करती है, जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनको प्रेफर्ड शेयर भी देके चलती है। प्रेफर्ड शेयर का मतलब, क्योंकि वो पुराने होल्डर हैं, तो वो कंपनी के शेयर्स को सस्ते रेट में खरीद सकते हैं, ठीक है। यस। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बात तीनों आप याद रखिएगा। पहली चीज क्या, कंपनी आपको देके क्या चलती है, डिविडेंड देके चलती है। डिविडेंड।
दूसरी चीज क्या, कंपनी जब ग्रो करती है तो शेयर ग्रो करता है और आपकी कैपिटल भी ग्रो करती है ना। तो यस। कैपिटल का ग्रो करना कहलाता है कैपिटल में गेन। और डिविडेंड क्या होगा आपके पास, डिविडेंड की इनकम। और तीसरी चीज है, कंपनी आपको प्रेफर्ड शेयर भी अलॉट करके चलती है, ठीक है, कर सकती है। क्लियर। यस सर। ठीक है, आज के लिए मैं आपको इतना रखूंगा। मैं उम्मीद करके चलता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम इसके बाद की चीज आपको अगली